नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की आज नींव रखी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना का पहला और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास अब से कुछ वक्त बाद करने वाले हैं। पथ निर्माण विभाग के मुताबिक अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पीएमसीएच होकर साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के शिलान्यास होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। 3 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 422 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं डबल डेकर फ्लाईओवर के बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। फ्लाईओवर में 3 जंक्शंस बनाए जाएंगे। कारगिल चौक, कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़, ये 3 जंक्शन पॉइंट है जहां पर ये जंक्शन पॉइंट के जरिए लोगों को इस पर चढ़ने और उतरने की सुविधा हासिल होगी। भूमि पूजन को लेकर के अब तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवाददाता संजय कुमार ने शिलान्यास स्थल का जायजा लिया। क्या तस्वीर निकलकर सामने आई, आप भी देखिए। बिहार का दिन आज बेहद खास है। आज राजधानी के पहले और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास कार्यक्रम है और यही वो डबल डेकर फ्लाईओवर होगा जिसको हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शिलान्यास करेंगे। पिछले कई सालों से यह लंबी मांग थी। दरअसल अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक भीषण जाम की समस्या बनी रहती थी, लेकिन आज शिलान्यास के बाद जैसे ही काम शुरू हो जाएगा यह जाम की समस्या जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। देखिए ये डबल डेकर फ्लाईओवर है और कितना बेहद इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। दोनों तरफ से अलग अलग लेन में गाड़ियों के आने जाने का जो क्रम है उसको कितना खूबसूरती है उसको दिखाया गया है और निश्चित तौर पर जब ये 3 साल में बनकर तैयार होगा तो कहीं ना कहीं जो लोग लंबे अरसे से जाम की समस्या से जूझ रहे थे वो अब धीरे धीरे दूर होता जाएगा। ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है ठीक कारगिल चौक से, यहाँ इस वक्त हम कारगिल चौक पर खड़े हैं और इसी कारगिल चौक से इसकी शुरुआत होनी है। आज यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियाँ जो है वो की गई है और यहाँ से पूरब की तरफ ये जो फ्लाईओवर है वो बढ़ता जाएगा साइंस कॉलेज तक और पथ निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पीएमसीएच होकर साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का ये निर्माण होना है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, पुरोहित जो है वो पहुँच गए हैं और पारंपरिक तरीके से धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शिलान्यास करेंगे और तमाम जो दूसरे गणमान्य लोग हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, तमाम जो लोग हैं वो इस शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे और निश्चित तौर पर आज एक अनोखी सौगात पटना के लोगों को सरकार की तरफ से मिल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 3 साल में इसे पूरा कर लिया जाना है, समय पर पूरा होगा और राजधानी वासी जाम की एक भीषण समस्या से निजात पा सकेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लड़कियां मिलकर एक लड़की की पिटाई कर रही हैं और ये देखिए ये वो वीडियो जो इस वक्त नवादा में वायरल हो रहा है और इसके पीछे की वजह हम आपको बताते चलें। घटना नवादा नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ले की बताई जा रही है और ये सभी लड़कियां शहर के एक इंटर स्कूल की छात्राएं हैं। इस संबंध में पीड़ित लड़की की तरफ से स्कूल के प्रिंसिपल को लिखित शिकायत देकर आरोपी लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और ये बताया जा रहा है कि एक लड़की के बॉयफ्रेंड की तस्वीर पीड़ित लड़की ने उसके भाई को भेज दी, जिसके बाद लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं। घात लगाकर इन लड़कियों की तरफ से प्लानिंग की गई और लड़की पर हमला किया गया। पीड़ित युवती ने शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपी लड़कियां दबंग परिवार से हैं और उससे लगातार धमकी मिल रही है। बालू माफिया से सांठगांठ पर लगातार कार्रवाई जारी है और आरा के निलंबित डीएसपी संजय राउत के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से यह छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
पटना में 2 ठिकानों पर यह छापेमारी इस वक्त होती हुई। पैतृक आवास नालंदा के हिलसा में भी छापेमारी की गई है। आय से 70% अधिक संपत्ति का अर्जन करने का ये पूरा मामला, जिसे लेकर अब कार्रवाई तेज होती हुई। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये माना जाए कि सरकार जो है अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर ज्यादा सख्त है और इसीलिए ताबड़तोड़ ये तमाम कार्रवाइयां। जी बिल्कुल विवाद, देखिए बालू माफियाओं से साठ गांठ कर जितने भी अधिकारी धन कुबेर बने हैं, एक एक कर सभी की संपत्ति को खंगाला जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी, डायरेक्ट एसपी है संजय राउत, जो आरा में पोस्टेड थे और गया में भी इनकी पोस्टिंग रही थी, और जो सोर्सेज हैं आर्थिक अपराध इकाई के, वो इस बात की जानकारी उन्होंने दी है न्यूज 18 को कि आय से अधिक तकरीबन 70% संपत्ति इनके पास मिली है और इसके बाद इनके खिलाफ FIR लॉन्च किया गया था। कल ही FIR लॉन्च हुआ था इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी आर्थिक अपराध इकाई में, और कल ही न्यायालय से इनके खिलाफ वारंट मिल गया था और आज छापेमारी चल रही है पटना में, SK पुरी, श्री कृष्णापुरी इलाके में और दानापुर, और इसके अलावा पैतृक आवास नालंदा में। DSP लेवल के जो ऑफिसर हैं वो इस तीनों छापेमारी में अलग अलग टीमें जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, DSP लेवल के ऑफिसर, और निश्चित तौर पर मुश्किलें पड़ गई है संजय राउत के खिलाफ, क्योंकि पहले ही इन्हें राज्य सरकार निलंबित कर चुकी है, इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चल रही है और अब इनकी संपत्ति खंगालने में जुटी हुई है आर्थिक अपराध इकाई की टीम। जी विवाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अवैध बालू खनन और उसके बाद बालू माफियाओं से साठगांठ पर लगातार कार्रवाई की जाती हुई, जिसमें अब संजय राउत, DSP संजय राउत पर शिकंजा कसा जाना शुरू हो चुका है। तो अवैध बालू खनन मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई की जद में आए अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच शुरू करने के बाद खलबली सी मच गई है। कार्रवाई की जद में अब तक 3 अधिकारी आ चुके हैं। इसके पहले डेहरी ऑनसून के तत्कालीन STO सुनील कुमार सिंह और पालीगंज के पूर्व DSP तनवीर अहमद के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। उनकी संपत्तियों को खंगाला गया और सूत्रों की माने तो अवैध बालू खनन में फील्ड से हटाए गए सभी 41 अधिकारियों की संपत्ति की जांच फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। उनके खिलाफ छापामारी होगी तो मैसेज तो जाएगा, लेकिन ये छापामारी करने में भी बहुत विलंब हुआ है। जिस दिन आप कार्रवाई की, अगर उस दिन ही छापामारी करते तो शायद कुछ और मिलता। पदाधिकारी को ये मालूम होता है कि जब हमारे ऊपर केस हुआ है, आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला हुआ, तो छापामारी होगा ही। तो अभी तो वो बहुत सारी संपत्ति अपनी हटा भी चुके होंगे, अपने कागजात भी हटा चुके होंगे। तो इस परिस्थिति में बहुत विलंब से हुई है ये कार्रवाई। पहले होनी चाहिए और लगातार ये जारी रहनी चाहिए। जो इस तरह के पदाधिकारी हैं, जो इस तरह के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पब्लिक का काम नहीं करते हैं और उसके बाद में भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनके ऊपर जरूर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। गंगा अब खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर कम हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी भी एहतियाती तौर पर घाटों पर नहाने पर रोक लगा रखी है। आज से गांधी घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन नियमित तौर पर शुरू हो जाएगा। शनिवार और रविवार की बात करें तो महाआरती का आयोजन किया जाना है। देखिए गांधी घाट से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से उफान पर रही गंगा अब धीरे धीरे शांत पड़ने लगी है। फिलहाल हम गांधी घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर वाटर लेवल की बात कर ली जाए तो डेंजर लेवल जो है यहाँ पर 48.60 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर गंगा कम है, यानी 48.57 सेंटीमीटर वाटर लेवल है पटना के गांधी घाट पर। और गंगा के करेंट में भी अब धीरे धीरे कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो गंगा का करंट है, यही 2 दिन पहले जो इसमें काफ़ी तीव्रता देखी जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे शांत पड़ने लगी है गंगा। और फिलहाल एक सुखद बात यह है कि पटना के इसी गांधी घाट पर आज से गंगा महाआरती का आयोजन जो है वह विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा और आज से यह कार्यक्रम नियमित तौर पर चलेगा। सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और रविवार के दिन गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। पटना नगर निगम को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। पटना नगर निगम के जो अधिकारी हैं और कर्मी हैं वो सुबह से ही गांधी घाट पर साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। और हालांकि पिछले दिनों संसदीय समिति जब बिहार के दौरे पर आई थी तब गंगा आरती का आयोजन किया गया था, लेकिन आज से इसकी नियमित शुरुआत हो जाएगी। और निश्चित तौर पर जब यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन महाआरती का किया जाता है तब एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, अलौकिक तस्वीर देखने को मिलती है और काफ़ी संख्या में पटना और आसपास के लोग गांधी घाट पर पहुँचते हैं।
हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्नान करने पर रोक लगाई है, लेकिन अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो यूथ हैं वह गंगा नदी में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हादसा भी यहाँ पर हुआ 2 दिन पहले, जब एक 18 साल का युवक पटना का स्नान करने के क्रम में डूब गया था और इसके बाद तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हो पाई है। डूबते हुए सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई थी। न्यूज़ 18 एक बार फिर से आगाह कर रहा है कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोग स्नान करने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो खुद की जान के साथ भी आप खिलवाड़ ही करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाका कुशेश्वर स्थान के गौरा गांव में 7 से 9 महीने तक बाढ़ का पानी यूं ही रहता है। यहां पर हर परिवार के पास उसकी अपनी निजी नाव है, जिसकी वजह से इसे नाव वाला गांव भी कहते हैं। और आई पंचायत में ये गांव है और कई दशकों से लोग अपने जनप्रतिनिधि से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को दशकों से नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत परेशानी है, घर से निकलना मुश्किल है, घर से निकलना भी मुश्किल है, कुछ साधने नहीं है। रात में कोई इमरजेंसी होता है तो लाव से आते हैं यहाँ पर, तब पेशेंट को भर्ती करते हैं, बाजार भी करते हैं, जो दुकान भी करते हैं, ये रोटे पर आते हैं। कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। लाव हम लोग सर अपने खरीद को हम लोग चलते हैं, जिसका लाव नहीं है अपना मजबूर घर में बैठा रहता है। इस मोहल्ले में और इस मोहल्ले में 2 मोहल्ला जिधर उत्तरबड़िया सर पड़ जाता है, उसमें बहुत परेशानी हो जाता है। अगर कोई गरीब के पास नाव है तो वो तो मानिए जाने आने में बहुत सारे परेशानी हो जाता है, कितना पाँव दाढ़ी पकड़ के उसके बाद जाकर पार करता है। बाकी जिनके पास नाव है, किसी तरह के जो है कर्जा बयान लेकर नाव ले लेता है, क्या भाई किसको लेकर पार होंगे हम, जाने वाने में बहुत दिक्कत होता रहता है। इसलिए इमरजेंसी के लिए तो कर्जा बयान लेकर उसके बाद जाकर नाव खरीदता है। जो भी MP आते हैं, विधायक आते हैं, कहते हैं वोट दीजिए, हम आकर जो है से बना देंगे पुल। और जब सर इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद कोई नहीं आता है। तो देखिए, इस वक्त बाढ़ से जो परेशानी बिहार के लोग झेल रहे हैं, बाढ़ से उस नुकसान का जायजा लेने के लिए 6 सितंबर को केंद्रीय टीम बिहार पहुंचने वाली है। केंद्रीय टीम मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेती नजर आएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव RK सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम बिहार पहुंचने वाली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार की टीम 6 सितंबर को पटना पहुंच रही है। इस 6 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह करेंगे। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के 5 और अन्य अधिकारियों की टीम इस सदस्य में शामिल रहेंगे। पटना स्थित केंद्र सरकार के मंत्रालय के भी 2 अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के निदेशक निगरानी संजीव सुमन और सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता प्रदीप कुमार लाल भी इस टीम में शामिल रहेंगे। टीम 2 दिनों तक बिहार में रहेगी और इस दौरान बाढ़ से हुई क्षति का विस्तृत तौर पर आकलन करेगी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बिहार दौरे से वापसी के दौरान ही राज्य सरकार की ओर से टीम को एक ज्ञापन सौंपा जा सकता है, जिससे राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट दी जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से टीम भेजकर बाढ़ के नुकसान का आकलन पिछले दिनों करने का आग्रह किया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालय टीम का गठन करते हुए इस टीम को बिहार भेजने का फैसला किया है। पटना पहुंचने के बाद टीम यह तय करेगी कि उसे किस इलाके में भ्रमण करना है और क्षति का आकलन करना है। उनके कार्यक्रम को देखते हुए ही राज्य सरकार के अधिकारी भी अपना रूट तय करेंगे। केंद्रीय टीम के बिहार आने पर आपदा प्रबंधन सहित संबंधित दूसरे विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी होगी और इस बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी बाढ़ से हुई क्षति को लेकर और उसमें जो नुकसान हुआ है उसको लेकर आपस में विचार विमर्श करेंगे। वहीं क्षेत्र का दौरा करने के बाद केंद्रीय टीम वापस जाने से पहले एक बार फिर से राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें नुकसान से संबंधित दिए जाने वाले ज्ञापन के बारे में चर्चा की जाएगी। टीम के लौटने के बाद राज्य सरकार से की तरफ से केंद्र से मदद के लिए अपना एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और अनुरोध किया जाएगा कि जो क्षति हुई है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। पिछले कई सालों से बिहार में केंद्र सरकार की टीम क्षति का आकलन करने के लिए जब बाढ़ आती है, भीषण विपदा से जब बिहार झेलता है तो क्षति का आकलन करने के लिए टीम आती है
और फिर इसी तरीके से राज्य सरकार अपनी स्थितियों से अवगत कराती है केंद्र सरकार को, और कोशिश यही रहती है कि जो क्षति हुई है उसकी अधिक से अधिक भरपाई की जा सके। कहीं न कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर आम लोगों को होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया। इस वित्तीय वर्ष में जिले में 5,65,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत एक महीने में 4,62,000 पौधे लगा दिए गए। पृथ्वी दिवस पर ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी और इसी अभियान के तहत महज 4 घंटे में 2,21,000 पौधारोपण का रिकॉर्ड बना दिया गया। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के सपनों को साकार कर रहा है गोपालगंज जिला प्रशासन। अभी हम गोपालगंज के सिपाया में हैं और यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए मनरेगा के तहत करीब 4 घंटे में 2,21,000 पौधे लगाए गए हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट का। देखिए, ये पौधे जो है मनरेगा के तहत लगाए गए हैं और इस मनरेगा के तहत जो पौधे लगाए गए हैं, जो जिला प्रशासन का दावा है कि एक महीने में 4,65,000 पौधे लगाए गए और जो 4 घंटे में 2,21,000 जो पौधे लगाए गए थे उसकी तैयारी पहले से की गई थी। 2 महीने तैयारी चल रही थी और उसके बाद फिर जो है इन पौधों को लगाया गया। और देखिए, ग्राउंड पर ये पौधे जो है वो दिख रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ पर प्लांटेशन काम किया गया है। जो यहाँ पर मनरेगा के डीपीओ, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्लानिंग किया गया था। सर, टोटल कितने पौधे लगाए गए एक महीने में? हम लोगों ने जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा से लगभग 5,62,000 पौधे लगाने का इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 11 तारीख को, जिस दिन हमारा इस कार्यक्रम का समापन होना था, लगभग 4 घंटे में हम लोगों ने 2,21,000 पौधे लगाए। इसकी रणनीति के लिए हम लोग लगभग 1 माह से, 1 जुलाई से ही जब इसका कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इससे पूर्व हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख पौधे लगा चुके थे। बाकायदा वन विभाग की जितनी नर्सरियां हैं उनसे सभी पंचायतों को टैग करके सभी पंचायत रोजगार सेवक लगे हुए थे कि कहां से किस साइट में नज़दीक होगा। हर एक पंचायत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में आइदर मुखिया या किसी साइट पे वहां के पंचायत समिति सदस्य, और यहां तक कि हमने जिले से 14 पदाधिकारी 14 प्रखंडों के लिए भी निर्धारित जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से किया गया था, ताकि वो भी जाके उस स्थल को उद्घाटन कर सके। और साथ ही साथ हमारे जो माननीय विधायक है, जनप्रतिनिधि 6 के 6, उनको भी न्योता दिया गया था, वो भी साइट पे गए थे। संयोगवश हमारे एमपी साहब, सदन चल रहा था लोकसभा, वो नहीं आ पाए, बट उनके जगह पे डीएम सर ने खुद यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में उद्घाटन करके और इस कार्यक्रम का समापन किया था। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। सिवान रेलवे स्टेशन पर कोरोना वैक्सीन के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही कतारों में लग जाते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर एक सुखद तस्वीर के तौर पर ये जरूर माने कि लोग अब बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करवाने के लिए सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों में आपको गौर करने की जरूरत है। सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, कतारों में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए देखिए किस तरीके से किसी ने बॉटल तो किसी ने अपनी चप्पल यहाँ कतारों में लगा रखी है, ताकि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो तो उनकी पहचान इस तरीके से हो पाए। सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सिवान स्टेशन पे हम एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, जो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्लीपर रखा गया है, कतारवर स्लीपर रखा गया है, कहीं बॉटल रखी गई है तो कहीं थैला रखा गया है, तो वहीं कहीं ईंट रखी गई है। ये आप सोचते होंगे कि आखिर ये किस में रखा गया है, तो जी हाँ, ये रखा गया है। यहाँ पे सिवान स्टेशन पे वैक्सीनेशन का कार्य चलता है और लोग यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए कतार में लगे रहते हैं। और ये अहले सुबह यानी 3-4 बजे से भी लोग आते हैं ताकि उनको समय से वैक्सीन मिल सके। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत कुछ बयां कर रहा है कि एक सिस्टम पर सवाल भी खड़ा कर रहा है, वहीं लोगों को जागरूकता का भी एक संदेश दे रहा है। ये महिलाएं भी हैं, ये 3-4 बजे से यहाँ पे लाइन में लगी हुई है। आप कितने बजे से आए हैं यहाँ पे? 5:30 से। किस लिए आए हैं? वैक्सीन के लिए आए हैं सर, बट कोई यहाँ पे फैसिलिटी है ही नहीं। पहले तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है गार्डिंग को रहना चाहिए ना कि वैक्सीन लग रहा है, नहीं लग रहा है, आज नहीं लगेगा, लगेगा, कुछ नहीं है। आओ खड़े रहो बस। 10 बजे कोई सूचना नहीं मिल रहा, पूछो तो हाँ बैठे रहो, देखे रहो, लाइन में रहो,
जो होगा सो होगा। तो तमाम तरह के परेशानियां, कुछ और लोग हैं जो कि 4 बजे सुबह से आए थे, कितने बजे से आए और क्या परेशानी? जी हम 3:45 बजे आए हैं, अभी तक कोई यहाँ स्टाफ नहीं आए हैं और सब लोग लाइन में लगे हैं। हमसे पहले लोग अभी ईंटा, हमसे 10 आदमी और ईंटा आगे रख के कोई नहीं आया है, बाकी कोई स्टाफ भी नहीं आए हैं और कल भी आए हैं लौट के चले गए। ईंटा क्यों रखे आप? ईंटा लाइन से लगे हैं सुई लेने के लिए और दूसरा का डोज हमको लेना है। अभी कल भी हमको नहीं मिला, अभी आज भी नहीं मिल रहा है, क्या आशा है और कोई नहीं है स्टाफ है। ये वैक्सीनेशन सेंटर में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे कोरोना का टीका लगता है और 10 बजने को है और अभी तक यहाँ से कोई कर्मचारी नहीं आए हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे। जो सिवान स्टेशन का नज़ारा देख रहे हैं वो एक सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं एक जागरूकता का संदेश दे रहे हैं कि देख आप देख सकते हैं यहाँ पे ईंट रखा गया है और ये ईंट किसका है ये पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ रख कर गया होगा, बाहर खाना खाने गया होगा, पानी पीने गया होगा या किसी अन्य का चाहिए। देखिए लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है। तो ये यहाँ से सिवान स्टेशन से एक संदेश, लोगों कोरोना के प्रति लोग कितना जागरूक है। तो वही एक और संदेश देने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आवश्यकता है यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है या जो यहाँ पे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो कम से कम यहाँ के सही समय से वैक्सीन पहुँचे ताकि लोग वैक्सीनेशन अपना करा सकें। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बिहार की महिलाएं अपने हुनर से एक कलाकृतियां बना रही हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में पहुंची एक महिला ने अपने हाथ से बनाया सामान उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को सौंपा। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में हुनर की कोई कमी नहीं है और ऐसे लोगों को सरकार से मदद मिल रही है और बिहार में उद्योग लग रहे हैं। सब कुछ बन सकता है, उस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, बड़ी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार उद्योग जो बिहार में है, जो बिहार के लोग हैं वो बिहार के संसाधन से कैसे बढ़ाएं। जैसे हमारे यहाँ मक्का बहुत होता है। तो भोजपुर की शिक्षिका कंचन कामनी को प्रदेश में स्कूली शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षिका कंचन कामनी जगदीशपुर प्रखंड के दिलीप नारायण +2 उच्च विद्यालय कहतू मसौढ़ी की प्रभारी प्रधान शिक्षिका है और कल शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल इन्हें ऑनलाइन सम्मान प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य के साथ गैर शिक्षण कार्य के लिए सम्मानित होने वाले शिक्षिका कंचन कामनी कहतू मसूढ़ी गांव की रहने वाली हैं और कैरम की चैंपियन रह चुकी शिक्षिका कंचन कामनी बतौर शिक्षिका इलाके की लड़कियों को उन्हें अपने सपनों तक पहुंचाना चाहती हैं, जिसे लेकर वो निरंतर प्रयासरत हैं।